हेलो, मेरा नाम बीएल कुमावत है। ये सीएलसी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जेईई मेन के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन मिलता है, वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, और आज इस पीपीटी में हम फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वाले चैप्टर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक कर्व ए है, एक कर्व बी है, और बोला गया है कि करेक्ट ऑप्शन हमको पता करना कि कौन सा कर्व एक्सेल का है और कौन सा कर्व जो है तो आर का है या एक्सी का है, ये हमको बताना है। तो देखिए, हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी के साथ जो है एक्सएल वो ऐसे चेंज होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, यानी ये तो प्रोपोर्शनल आएगा ओमेगा के, स्ट्रेट लाइन होगा, यानी ये तो एक्सएल का कर्व हो गया। और एक्सी जो है वो चेंज होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप कर्व है, यानी एक्सी प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन ओमेगा, यानी वास्तव में ये जो कर्व है वो किसका हो गया, एक्सी का कर्व हो गया। तो यानी कि हमारा कर्व ए तो एक्सी है, ए तो हमारा क्या एक्सी है, और हमारा जो कर्व बी है वो एक्सएल है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ हमको दिया गया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी करंट का पीक वैल्यू हमको फाइंड करना। तो करंट की पीक वैल्यू के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई अकेला कैपेसिटेंस है और कुछ कनेक्टेड नहीं है इसके सीरीज में। ठीक है, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सी लिख सकते हैं, दैट इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, वी नोट का वैल्यू हमको कितना गिवन है, 36 गिवन है, ईएमएफ है 36, इसका मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा सी। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो ऐसे आ जाएगा 36 इंटू ओमेगा सी, ओमेगा का मतलब है 120 पाई, सो दिस इज 120 पाई इंटू सी, कैपेसिटेंस 150 माइक्रो फेरड, 150 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारा पीक वैल्यू आ गया करंट का। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अच्छा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, ऐसा बोला है इसमें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हम कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 इंटू 12 पाई इंटू 15 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, हमारे ऑप्शंस में स्क्वायर रूट क्यों मेंशन किया हुआ वहां पे, एक बार चेक करते हैं। पीक वैल्यू है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया 12 पाई इंटू 15। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, 36 इंटू 15 इंटू 12 22/7। यदि इसको लिखने की कोशिश करें तो भी √2 जैसे ऑप्शन हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये का पीक वैल्यू है, तो इसका मतलब करंट का पीक वैल्यू हमको पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हम इसको 36 यूज करेंगे, और ये हो गया हमारा 12, और पाई को हम 22/7 यूज कर सकते हैं, और ये हो गया 15 इंटू 10 पावर माइनस 4, 15 इंटू 10 पावर माइनस 4। इससे हमारा आंसर जो है वो एम्पीयर में आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। हमने पीक वैल्यू वोल्टेज का यूज किया तो करंट का भी हमारा पीक वैल्यू आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, इसमें बच्चा दो स्टेटमेंट दिए गए, एक स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। इसमें से हमको ट्रू फॉल्स फिर ऑप्शन है वो हमको देखने की कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। इसमें बोला है कि मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स व्हेन रेजोनेंस ऑकर्स। ठीक है, तो रेजोनेंस में ऐसा बोला है कि द पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन एसी सोर्स मैक्सिमम। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है, सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है और पावर डिसिपेशन है जो उसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पावर सप्लाई करता है वहां पे सोर्स। इसमें क्या बोला इसके स्टेटमेंट सेकंड में, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर का, पी एवरेज का कुछ फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है, दैट इज IRMS VRMS इनटू cos फाई। तो यदि पावर को मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमम पे रखना पड़ेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जो कहां होता है फाई इक्वल टू 0 पे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि मैक्सिमम पावर का मतलब क्या हो गया, फाई इक्वल टू 0, और अकेला रेजिस्टर होगा तो इसका मतलब फाई 0 है उसका, क्योंकि cos फाई का वैल्यू जो होता है वो वास्तव में R/Z भी होता है। तो R cos फाई का वैल्यू R/Z हो रहा है, इसका मतलब अकेला R है तो Z का वैल्यू भी फिर R ही हो गया, और cos फाई 1 हो गया,
मतलब फाई का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, प्योर रेजिस्टिव ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस। स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। फर्स्ट में क्या, मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स व्हेन रेजोनेंस ओकर। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। देखिए इस क्वेश्चन में एक दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इन द सीरीज LCR circuit increases, the current in the circuit first increases, attains a maximum value and then decreases. First increases, attains a maximum value and then decreases. देखिए हम जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं वास्तव में फ्रीक्वेंसी को, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जहां पे हमारा रेजोनेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम आता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले भी करंट कम रहेगी और इसके आगे भी करंट है वो कम रहेगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो पहले हमारी करंट का वैल्यू बढ़ेगा और उसके बाद कम होगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड में क्या है, इन ए सीरीज LCR सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1। पावर फैक्टर इज रेजोनेंस, देखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos phi दैट इज इक्वल टू R अपॉन Z, और रेजोनेंस में R है वो Z के इक्वल है। इसका मतलब हो गया पावर फैक्टर का वैल्यू 1 हो गया। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, ये वाला इसका आंसर सही है। ओके एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन एन एसी सर्किट अंडरगोज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफ इट्स कंटेन आइदर कैपेसिटर और एन इंडक्टर। बोला कि एसी सर्किट अंडरगोज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफ इट कंटेन्स आइदर ए कैपेसिटर और एन इंडक्टर। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं एक बार क्या है, एन एसी सर्किट कंटेनिंग ए प्योर कैपेसिटर और ए प्योर इंडक्टर कंज्यूम्स हाई पावर ड्यू टू इट्स नॉन जीरो पावर फैक्टर। नॉन जीरो पावर फैक्टर, देखते हैं इसका पावर फैक्टर, देखते हैं एक बार स्टेटमेंट सेकंड चेक करते हैं क्या लिखा हुआ। इसका पावर फैक्टर क्या आएगा, cos phi जो आएगा इसका पावर फैक्टर, इसमें क्या है प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर। तो देखिए प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर है, इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में हमेशा ही π/2 एंगल रहेगा, वो आगे रहे चाहे पीछे रहे। अकेला इंडक्टर है तो भी π/2 का फेज, अकेला कैपेसिटर है तो भी π/2 का फेज। तो 90 या -90 दोनों पे cos phi का वैल्यू तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो बोल रहा है कि नॉन जीरो पावर फैक्टर, तो नॉन जीरो तो है ही नहीं, या तो पावर फैक्टर तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। अब देखते हैं फर्स्ट, एसी सर्किट अंडरगोज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफ इट कंटेन्स आइदर ए कैपेसिटर और एन इंडक्टर। आइदर ए कैपेसिटर और, यानी अकेला कैपेसिटर है या फिर अकेला इंडक्टर है तो ही उसमें रेजोनेंस होगा। इसको चेक करते हैं हम। देखिए रेजोनेंस का मतलब तो cos phi का वैल्यू 1 होना चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब R इक्वल टू Z होना चाहिए, और इसमें तो R है ही नहीं, तो cos phi कभी 1 हो नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या इसका फॉल्स है। एक बार फिर से चेक करते हैं, एसी सर्किट अंडरगोज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफ इट कंटेन्स आइदर ए कैपेसिटर और एन इंडक्टर ना, तो इसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है अकेले इंडक्टर और कैपेसिटर में। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट नो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, नो, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो ये वाला इसका करेक्ट जो है ऑप्शन है। नेक्स्ट है ना, गिवन सर्किट आपको XC XL और R गिवन है और ये सप्लाई दिया हुआ जिसका RMS वैल्यू मेंशन किया। ये देखना बहुत जरूरी है कि हमको कौन सा वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो हमको क्या पूछा है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, IRMS इज इक्वल टू IRMS that is equal to VRMS divided by Z। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो VRMS ऑलरेडी हमको गिवन है 200 into √2 डिवाइडेड बाई Z का मतलब Z हम इनसे फाइंड कर लेंगे। देखिए XL हमारा 200 है, XC हमारा 100 है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 100 ओम, क्योंकि इनके बीच में तो पाई का फेज डिफरेंस होता है। इनका जो नेट आता है वो XL माइनस XC का मॉड है वो आता है। तो ये 100 है और ये हमारा रेजिस्टर है 100 ओम। इसका मतलब जब इनको ऐड करेंगे 100 और 100 को 90 डिग्री पे, तो ये होगा 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। तो इसका जो इंपीडेंस होगा सर्किट का हो जाएगा 100√2। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100√2 से, तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। कॉलम मैच टाइप जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कॉलम मैच टाइप एसी जनरेटर है, कुछ नहीं इसमें पूछा कि कौन सा क्या यूज में आता है। एसी जनरेटर हम जानते हैं एसी जनरेट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, तो इसका तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का काम है शायद आई थिंक यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ कि किस पे बेस्ड है ट्रांसफार्मर, तो इसका रिलेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस से। तो ट्रांसफार्मर वास्तव में किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है। इसमें 2 कॉइल होती है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। रेजोनेंस फिनोमेना ऑकर्स, रेजोनेंस फिनोमेना ऑकर्स और एक शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये है क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड है। और रेजोनेंस जो है वो LC अवेलेबल होंगे सर्किट में तो ही
जो तो रेजोनेंस वहां पे होगा सर्किट में, ठीक है। अकेला एल और अकेला सी के होने से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका इंपीडेंस है वो आर के इक्वल नहीं आ सकता। तो इसके हिसाब से हम अब चेक करते हैं, ए में तो सेकंड आना चाहिए, ए में सेकंड आना चाहिए, ठीक है, ये वाले ऑप्शन हो सकते हैं। बी में तो 4 आना चाहिए, तो ये बी में 4 आ गया, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। सी में 1 है और डी में 4 है, ठीक है, डी में थर्ड हो गया, ठीक है, ओके। एक सेकेंड इसको चेक करते हैं। डी में फर्स्ट, ए में सेकंड दिया हुआ, ठीक है, बी का 4 है, ठीक है, बी का 4 है, सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट है, तो डी का फिर क्या बचेगा, हाँ डी का थर्ड है, अच्छा ये थर्ड है, राइट, दिस इज थर्ड नॉट सेकंड, ओके। नेक्स्ट, एक्स आर एक्सएल एंड एक्सी प्रेजेंट रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनलेस, हमको ये बताना कि डायमेंशनलेस कौन है। तो डायमेंशनलेस से चेक करना है, तो हमको पता है कि जो एक्सएल और एक्सी का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एक्सएल और डायमेंशन ऑफ एक्सी और डायमेंशन ऑफ आर, ये तीनों का डायमेंशन क्या रहता, सेम रहता है। ये भी ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम का डायमेंशन है इनका भी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह है ये भी, ठीक है। तो ये जो है एक्सएल इंटू एक्सी, इसका जो रेजिस्टेंस, इसका जो डायमेंशन आएगा वो रेजिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट कर दिया तो वापस इसका जो डायमेंशन आएगा वो कैसा आएगा, रेजिस्टेंस जैसा आएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ऊपर रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस जैसा डायमेंशन, तो यही क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। In LC oscillation, values of inductor and capacitor becomes twice and 8 times respectively, then the resonant frequency of oscillator becomes x times the initial resonant frequency omega naught। ओमेगा नोट का जो फॉर्मूला आता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ओमेगा नोट वास्तव में रेजोनेंस तब आता है जब एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है। इसको आप ओमेगा नोट एल लिख सकते हैं, इसको आप 1 अपॉन ओमेगा नोट सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा नोट का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, ठीक है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम्स ट्वाइस एंड 8 टाइम्स, यानी इंडक्टेंस को तो ट्वाइस कर रहे हैं और कैपेसिटेंस को हम कर रहे हैं 8 टाइम्स। तो देखिए नया जो ओमेगा डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट। इंडक्टेंस को कर रहे हैं ट्वाइस यानी हो गया 12 और कैपेसिटेंस को कितना कर रहे हैं 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 इंटू सी। तो जो वास्तव में हमारा ओमेगा डैश आ गया ना वो आ गया ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 4। तो बोला इनिशियल वैल्यू से कितना हो गया, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स टाइम्स हो गया, मतलब 1/4 टाइम्स हो गया है। तो ये फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। इन द सीरीज एलसी सर्किट एक्सएल आर के इक्वल है, पावर फैक्टर इज P1। अच्छा, एक्सएल जब आर के इक्वल है, सीरीज एल आर सर्किट है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, उस टाइम इसका, अच्छा एक्सएल आर के इक्वल है मतलब इसका जो पावर फैक्टर है वो cos फाई, जो वास्तव में होता है आर डिवाइडेड बाय जेड, और इसका जो z है वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वास्तव में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, लेकिन एक्सएल तो किसके इक्वल है, आर के इक्वल, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। ये हमारा हो गया पावर फैक्टर इस केस में। अब क्या बोला है कि कैपेसिटेंस C विद XC इज इक्वल टू XL, इफ ए कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C XC इज इक्वल टू XL, अच्छा ये भी इसके इक्वल है, इज एडेड टू द सर्किट, देन द पावर फैक्टर बिकम्स, अच्छा ये P2 देखते हैं, ये तो P1 का वैल्यू मिल गया हमको ना, और P2 का वैल्यू देखते हैं क्या है। P2 का वैल्यू है, अब इतना ही वैल्यू का एक कैपेसिटर और ऐड कर दिया है, तो जो पावर फैक्टर आएगा वास्तव में cos फाई 2 नाम दे देता हूं इसको, वो हमारा मिलेगा R डिवाइडेड बाय, अब देखिए कितना हो गया, XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL और XC दोनों आगे तो हम इनको ऐसे ऐड करेंगे, XL माइनस XC स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए R माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो वास्तव में कितना आ गया, पावर फैक्टर 1 आ गया। इसको आप हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब XL XC के इक्वल होता है ना तो वास्तव में पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि तो रेजोनेंस कंडीशन है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए, P1 टू P2 रेशियो चाहिए, P1 रेशियो P2 जो आएगा वास्तव में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि P2 का वैल्यू तो 1 है, तो डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन रूट 2 आएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमको गिवन है, कनेक्टेड इसको प्योर इंडक्टर ऑफ 5 मिली हेनरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए आप सीधा फॉर्मूला यूज करो, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है। तो ओमेगा का वैल्यू हमको यहां से उठा सकते हैं, ये 628 ये ओमेगा का वैल्यू है। इसको कंपेयर करेंगे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से, तो ये ओमेगा का वैल्यू है। और एल का वैल्यू हमको कहां मिलेगा, एल का वैल्यू 5 मिली हेनरी है, दिस इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो इसको हमको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये 4 आएगा और 30 31 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो यहां देखते हैं कुछ ऑप्शन मिलेगा, माइनस 3 मतलब 1 2 3, तो जगह 3.14 ओम, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट इसका सही करेक्ट ऑप्शन है।
अब देखिए यहाँ पे दो सर्किट हमको गिवन है। फॉर द गिवन फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, एक तो ये वाला डायग्राम गिवन है और एक ये डायग्राम गिवन है। इसमें क्या सप्लाई सेम है दोनों में, और इसमें केवल अकेला रेजिस्टर है। इसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे हुए हैं। ठीक है, द आरएमएस करंट इन सर्किट बी कैन नेवर बी लार्जर देन दैट इन ए। ठीक है, देखिए इसका मैक्सिमम करंट निकाल लेते हैं। इसका आरएमएस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आई आरएमएस मैक्स वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू तब होता है आरएमएस का जब यहाँ पे क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे भी करके हम मैक्सिमम करंट कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 220 डिवाइडेड बाई 40। इससे ज्यादा करंट इस सर्किट में हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, चाहे कितना भी फ्रीक्वेंसी इसका ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट हो सकता है 220 डिवाइडेड बाई 40। और इसमें मैक्सिमम करंट, इसमें जो करंट है इसमें तो मैक्सिमम मिनिमम क्या है, इसमें आरएमएस का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 220 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, इसका मतलब इसका भी मैक्सिमम करंट 220 बाई 40 और इसका भी मैक्सिमम करंट 220 40। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आरएमएस करंट इन करंट बी कैन नेवर बी लार्जर देन दैट इन ए। ठीक है, हाँ छोटा तो हो सकता है, छोटा तो हो सकता है। जैसे ही आप इसका एडजस्ट करोगे वैल्यू फ्रीक्वेंसी का, तो हो सकता है इसमें रेजोनेंस नहीं हो, तो फिर वो मैक्सिमम से कम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इसमें कितना आ सकता है, वी आरएमएस डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो पहला ऑप्शन तो ठीक लग रहा है, एक बार इनको और चेक कर लेते हैं। आरएमएस करंट इन फिगर ए इज ऑलवेज इक्वल टू दैट इन फिगर बी। नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना अलाउड है या नहीं है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। चलिए देखते हैं और क्या है। आरएमएस करंट इन सर्किट ए कैन बी लार्जर देन दैट इन ए। एट रेजोनेंस करंट इन बी इज लेस देन दैट इन ए। एट रेजोनेंस करंट इन बी इज लेस, नहीं रेजोनेंस पे तो दोनों में करंट सेम आएगा। तो द आरएमएस करंट इन सर्किट बी कैन बी लार्जर देन दैट इन ए। नहीं, मैक्सिमम इतना है तो इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। द आरएमएस करंट इन फिगर ए इज ऑलवेज इक्वल टू दैट इन फिगर बी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी तो सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ए बल्ब एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। बल्ब का मतलब आप सीधा रेजिस्टर मान सकते हो, उसको रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एसी सप्लाई द डाइलेक्ट्रिक इज देन प्लेस्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये एसी सप्लाई से जुड़े हुए हैं, सीरीज एसी सप्लाई। ठीक है, ये एसी सप्लाई से जुड़े हुए हैं। ओके, ऐसे जुड़े हुए हैं, ये कोई कैपेसिटर है और ये कोई रेजिस्टर है। रेजिस्टर का मतलब ये बल्ब है। ठीक है, अब देखिए डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से क्या होगा, जैसे आप इसमें डाइलेक्ट्रिक बनाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो सी से वो हो जाएगा के इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका कैपेसिटेंस है वो चेंज हो गया। कैपेसिटेंस चेंज होने में सर्किट में देखते हैं करंट पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए इस बल्ब में इसका रेजिस्टेंस जब फिक्स है तो इसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना इसका ग्लो ज्यादा होगा। हमको ग्लो के बारे में पूछा है, तो फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज्यादा पावर हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब ज्यादा ग्लो होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालने से हुआ क्या, वास्तव में कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो कैपेसिटेंस बढ़ने से जेड पे क्या इंपैक्ट आया, जेड का वैल्यू होता है दैट इज आर स्क्वायर, जो कि फिक्स है, बल्ब का रेजिस्टेंस है 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सी को बढ़ाया, सी को बढ़ाने से ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब जेड का वैल्यू कम हो गया है, सर्किट का इंपीडेंस कम हो गया है। तो सर्किट का इंपीडेंस कम होने से जो करंट थी वो वास्तव में यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि करंट का जो फॉर्मूला है आप यूज कर सकते हो V डिवाइडेड बाई जेड, मतलब मैक्सिमम के लिए या आरएमएस के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप V डिवाइडेड बाई जेड। तो जेड का वैल्यू कम हुआ मतलब सर्किट का करंट बढ़ गया, क्योंकि सप्लाई तो हमारी सेम है। इसका मतलब ये बल्ब है, इसका जो ग्लो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब इसका ग्लो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 90 ओम रेजिस्टर। रेजिस्टर जो है वो अपना 90 ओम दिया हुआ हमको, 90 ओम रेजिस्टर है एंड अक्रॉस 120 वोल्ट, ये हमारा सप्लाई है 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज। द वोल्टमीटर रीड्स 36 वोल्ट। इसका मतलब अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो आ रहा है 36 आ रहा है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 36 है, यानी V अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये है हमारा 36 वोल्ट। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हमको फाइंड करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 फाई जो होता है वास्तव में वो होता है VL डिवाइडेड बाई VR, और वो वास्तव में XL अपॉन R के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से VL जो है वो हमको फाइंड कर लेंगे, VL डिवाइडेड बाई VR है 36, और XL जो है वो हमको गिवन है, XL कितना है। अच्छा, इंडक्टेंस फाइंड करना तो इसको ओमेगा L लिख देंगे, और R का वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है वो है 90 ओम। ठीक है, अब VL फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 120 वोल्ट है टोटल सप्लाई वोल्टेज, तो इसको हम ऐसे यूज कर लेंगे 120 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और VR स्क्वायर VR का 36 है, तो ये हो जाएगा 36
स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, VL का वैल्यू मिलेगा, और VL मिलेगा तो ओमेगा हमको प्रोवाइडेड है, ओमेगा हमको दिया हुआ 60 हर्ट्ज, यानी ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 125। ठीक है, तो यहाँ से हम L को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऐसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0। सर्किट में करंट है वो 0 है। When the instantaneous voltage is maximum, in this case the source may be okay। देखिए करंट 0 है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैक्सिमम है, यानी इनमें जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का फेज डिफरेंस है। π/2 का फेज डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब या तो अकेला इंडक्टर हो या अकेला उसमें कैपेसिटर हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन होगा दोनों का तो फिर अच्छा रेजिस्टर आ गया तो फिर π/2 फेज है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 फाई जो होता है इसका फॉर्मूला वास्तव में होता है XL - XC डिवाइडेड बाई R। ये हमारा 10 फाई का फॉर्मूला है। तो ये π/2 होने का मतलब इसको कितना होना पड़ेगा, इन्फिनिटी होना पड़ेगा, यानी R को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। द सोर्स में बी कनेक्टेड टू प्योर इंडक्टर, हाँ हो सकता है, प्योर कैपेसिटर हो सकता है, प्योर रेजिस्टर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब R का वैल्यू 0 हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस में नहीं हो सकता। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, हाँ ये भी पॉसिबल है, इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी उसमें कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए, बी और डी जो ऑप्शन है, यानी थर्ड हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इन एन ऐसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल। ठीक है, एवरेज पावर इन वन साइकिल, आप पी एवरेज जो है वन साइकिल का वो आप ऐसे लिख सकते हैं, I0 इंटू V0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos फाई। ये वास्तव में क्या IRMS VRMS इंटू cos फाई है, जो एवरेज पावर का फॉर्मूला है। इसको I0 V0 बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो I0 का जो वैल्यू है वो 100 है और V0 का वैल्यू भी हमारा 100 है डिवाइडेड बाई 2, और cos फाई का मतलब दोनों का फेज डिफरेंस। देखो ये साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, तो ये जो है फेज कांस्टेंट, ये इसका फेज डिफरेंस भी हो जाएगा। cos π/3 का मतलब हो गया 1/2, 60 डिग्री है तो ये 1/2 हो गया, तो ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब हो गया 5,000 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये हो गया वाट में हमको आंसर चाहिए ना, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं किसमें मिली एम्पियर में दिया हुआ है यहाँ पे ना करंट, तो इसको वास्तव में हमको 10 पावर -3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि हमारा वोल्टेज तो वोल्ट में है लेकिन करंट हमारा मिली एम्पियर में है। ठीक है, तो इसको 1000 से और डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये 3 0 इसका कैंसिल हो गया, ये 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये हो गया 2.5 वाट। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5 वाट। फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में सप्लाई वोल्टेज हमको दिया हुआ है और पावर फैक्टर बताया गया 1/√2 है, तो पावर फैक्टर को 1/√2 होने का मतलब जो हमारा फाई है वो हमको मिल जाएगा, फाई का वैल्यू जो है तो 1/√2 है, तो यहाँ से 10 फाई का वैल्यू 1 आ रहा है। 10 फाई का वैल्यू 1 आने का मतलब इसमें क्या क्या कनेक्टेड है, L और R है, इसका मतलब XL और X जो R है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि 10 फाई का वैल्यू जो वास्तव में होता है वो XL/R होता है, और 10 फाई का वैल्यू 1 होने का मतलब ये दोनों इक्वल हो गए और इक्वल हो गए। ठीक है, तो XL का वैल्यू R के इक्वल है। अब क्या बोला है, द EMF इज चेंज टू दिस वन, यानी हमारा ओमेगा को डबल कर दिया, तो ओमेगा को डबल करने से क्या होगा, नया पावर फैक्टर ये हमको फाइंड करना है। तो ओमेगा को डबल करने का मतलब पावर फैक्टर जो XL है इसको हम ओमेगा इंटू L लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू पहले R है। अब देखिए L के साथ कोई चेंज नहीं कर रहे, ओमेगा को डबल कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारा जो नया XL डैश है वो हो जाएगा 2R, क्योंकि L को चेंज नहीं कर रहे, वो केवल ओमेगा को डबल कर रहे हैं, यहाँ से 100 से 1000 से 2000 कर रहे हैं, तो वो ओमेगा L जो था वो पहले R था, अब वो कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो डबल होने का मतलब नया पावर फैक्टर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, नया पावर फैक्टर के लिए मैं लिख सकता हूं cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई का फॉर्मूला होता है R/Z, तो R/Z का मतलब हो गया, R का वैल्यू तो R है और Z का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ XL डैश, नया वाला X डैश दैट इज 2R स्क्वायर प्लस पुराना वाला द स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वास्तव में 1/√5। ये हमारा नया पावर फैक्टर है, ये आंसर इसका सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी साइड ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, यानी V1 आपको दिया गया 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एंड टर्न रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी यानी N1 डिवाइडेड बाय N2, इसका वैल्यू है हमारे पास 10। ओके, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेकेंडरी साइड इज 40, यानी R2 का वैल्यू 46, तो द पावर कंज्यूम्ड इन इट इज। ठीक है, तो R2 हमको दिया गया, सबसे पहले हम V2 निकालते हैं। V2 कैसे निकालेंगे हम, देखिए N1 10 टाइम्स है तो V2 1/10 हो जाएगा, इसका 230 का मतलब 23 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्न रेशियो है इसका 10:1।
यानी प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी का 10 टाइम्स होगा तो सेकेंडरी में 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर कंज्यूम के लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। दोनों सेकेंडरी कॉइल के यूज कर रहे हैं हम, v स्क्वायर 23 इंटू 23 और r का मतलब हो गया हमारा 46, तो ये कट गया 2 टाइम्स और ये आ गया 23 डिवाइडेड बाय 2 11.5 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इन LCR सीरीज सर्किट करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पावर सप्लाई होता है सर्किट को। करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन इन अ सीरीज LCR सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम वोल्टेज सोर्स। ओके, करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन, ओके, यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट जो होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है वास्तव में, वो मैक्सिमम क्या उसमें, तो वही होगा V नॉट डिवाइडेड बाय R। ठीक है, और कैन नेवर बी लेस देन, ठीक है, और जो हमारा LRC सर्किट होता है इसमें वास्तव में करंट का फॉर्मूला जो होता है Imax वो कितना होता है, दैट इज V नॉट डिवाइडेड बाय Z, यानी ये तो कम होगा। ठीक है, कभी कभी इसके इक्वल हो सकता है रेजोनेंस कंडीशन में, बाकी सारे केसेस में तो कम होगा। और इसने बोला है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन इन सीरीज LRC सर्किट, यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये बोला है कि करंट कभी कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। हाँ, बात सही है, कम नहीं होगा, क्योंकि या तो इक्वल होगा या तो फिर ज्यादा ही होगा, क्योंकि कम तो इसमें होगा। ठीक है, कैन नेवर बी लेस देन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये वाला जो है सही इसका आंसर है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है, ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो ये I और V में जो है तो फेजर बनाया गया है, I और V का फेजर कैसे दिखेगा, तो प्योरली कैपेसिटिव है तो इसमें करंट आगे रहेगा वोल्टेज से π/2, तो करंट आगे रहेगा, मतलब फर्स्ट का तो यही हमारा ये मैच हो गया। प्योरली इंडक्टिव है तो करंट पीछे रहेगा π/2, यानी वोल्टेज आगे रहेगा, तो इसका ये फोर्थ मैच कर रहा है। LRC सीरीज में कोई भी जनरल एंगल हो सकता है, तो इसका ये थर्ड मैच कर रहा है। और LCR सीरीज सर्किट, अच्छा एक सेकंड LCR सीरीज सर्किट में कोई भी एंगल हो सकता है। ये LCR सीरीज रेजोनेंस में जब होगा, रेजोनेंस में जब सर्किट होता है तो वो एक तरह से रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जो इंडक्टर और कैपेसिटर है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर उसमें जो रहेगा तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेगा। तो फर्स्ट का ए का फर्स्ट है और बी का जो है तो 4 है, ए का फर्स्ट और बी का 4 है, सी का थर्ड है, ठीक है, और डी का तो सेकंड है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है। 21 सीरीज LRC सर्किट के बारे में बात की गई है, जिसमें वोल्टेज दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई है, इंडक्टर का वैल्यू भी दिया गया है। देन द करंट इन दिस सर्किट इज, करंट का वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं V डिवाइडेड बाय Z। V नोट लिखोगे तो I नोट आ जाएगा, VRMS लिखोगे IRMS आ जाएगा। कुछ नहीं बोला तो हम RMS के बारे में बात कर रहे हैं, तो V का RMS वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय Z। Z का मतलब हो गया, इसका Z कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। Z का मतलब हो जाएगा R स्क्वायर, R का मतलब है यहाँ पे LCR circuit between AC signal this if the voltage across the inductor is 3.14 then the current in this circuit is okay। हमको क्या रजिस्टर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो हम ऐसे करते हैं इंडक्टर से ही इसका सर्किट करंट निकाल लेते हैं। इसको I को, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट तो तीनों में सेम रहेगा, तीनों कंपोनेंट्स में, तो इसको सीधा हम क्या लिख सकते हैं V अक्रॉस द इंडक्टर डिवाइडेड बाय XL। ठीक है, वास्तव में V अक्रॉस द कैपेसिटर अपॉन XC एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस अपॉन R, तीनों इक्वल होंगे। तीनों इक्वल क्यों होंगे? तीनों इक्वल इसलिए होंगे कि करंट है वो सीरीज सर्किट में वास्तव में सेम रहता है। ठीक है, तो यहां से हम VL तो ऑलरेडी दिया हुआ हमको 31.4 है, 31.4 वोल्ट है, और XL का जो वैल्यू है वो वास्तव में कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ओमेगा इंटू L। ओमेगा का मतलब है 50 हर्ट्ज हमको दिया गया है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 100, ओमेगा जो है वो हमारा हो जाएगा 100 पाई ओमेगा, और L का वैल्यू है हमारा 10 मिली हेनरी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, तो ये 31.4 है, तो ये पाई से कट के यहाँ 10 बचेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया 10 पावर 3, तो 10 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा वास्तव में आंसर आ जाएगा। यहाँ 10 मिली एम्पियर दिखाएगा, क्योंकि L हमारा 10 मिली हेनरी है, तो 10 मिली हेनरी हमने लिखा है, तो जो आंसर है 10 एम्पियर आ जाएगा ना, 10 मिली एम्पियर नहीं आएगा। नेक्स्ट है LCR सर्किट इज रेजोनेंस फॉर अ कैपेसिटर C, सब कुछ हमको दिया। नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाफ कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स सेम, द करंट एम्पलीट्यूड ऑफ द एट द रेजोनेंस विल बी। रेजोनेंस पे करंट के एम्पलीट्यूड पे क्या होगा, केवल R ही उसको अफेक्ट करता है, बाकी तो रेजोनेंस है तो सेम है वो तो। ठीक है, तो पहले जो करंट का एम्पलीट्यूड था वो वास्तव में क्या था, V नॉट अपॉन R था।
क्योंकि रेजोनेंस पे जो इंपेडेंस है जेड वो आर के इक्वल है, और उसके बाद आई नॉट डैश जो है वो कितना हो जाएगा वी नॉट, बाकी तो चेंज कर नहीं रहे, आर का वैल्यू क्या कर रहे हैं, नाउ द रेजिस्टेंस इज हाफ, हाफ मतलब आर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा वास्तव में 2 आई नॉट, यानी ये डबल हो जाएगा, डबल का मतलब ये वाला इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है वोल्टेज दिया गया है हमको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया गया है, लोड दिया गया है, टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू के हाफ से पीक वैल्यू पे कितने टाइम में जाएगी, ये पीक वैल्यू का हाफ है आई नॉट बाई 2, और यहां से पीक पे जाने में इसको कितना टाइम लगेगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ द पीक वैल्यू, हाफ द पीक वैल्यू का मतलब हम इसको ऐसे पता कर सकते हैं, इसका फेज पता कर सकते हैं, आई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, तो हाफ द पीक वैल्यू का मतलब थीटा का वैल्यू हो गया इसका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 फेज पे रहता है, और यहां से यहां का जो फेज है वो वास्तव में पाई बाई 2 है, तो यहां से यहां तक इसने फेज ट्रेवल किया पाई बाई 3, 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू है, और हाफ ऑफ द पीक वैल्यू का मतलब हो गया 30 डिग्री फेज इसका, तो इसने 60 डिग्री ट्रेवल किया यहां से यहां तक, तो 60 डिग्री ट्रेवल करने का मतलब कितना टाइम लगेगा, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय इसका जो टाइम पीरियड है वो दैट इज इक्वल टू फेज डिफरेंस कितना आया पाई बाई 3, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 पाई, तो यहाँ से आप इसको ओमेगा टी भी लिख सकते हैं सीधा, तो डेल्टा टी यानी टाइम का डिफरेंस कितना होगा उसका, ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई 6, टी डिवाइडेड बाई 6 का मतलब हो गया जो टाइम पीरियड है इसका डिवाइडेड बाई 6, टी बाई 6 इसको टाइम लगेगा, और इसका जो टी है इसको आप 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख सकते हो, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, यहाँ लिखा रहता है 100 पाई है, 100 पाई इंटू 1/6। ठीक है, इतना टाइम इसको लगेगा, तो ये टाइम देख लो वास्तव में कितना है, 1/300 है, तो ये 3.3 मिली सेकेंड आप इसको लिख सकते हैं, लगभग समय पूछा तो। ये है वोल्टेज आपको दिया हुआ है, अप्लाइड सीरीज एलसीआर सर्किट विद करंट आई 10 एम्पीयर। ठीक है, एवरेज पावर डिसिपेट, पी एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, इसमें क्या होता आई नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है। तो आई नॉट वास्तव में यहाँ पे लिखा होगा आई 10 इसका है, कुछ नहीं लिखा, मतलब एम्पियर में दिया हुआ 10, और वी नॉट कितना है इसका 20 है, कुछ नहीं बोला, वोल्ट में इसको यूज करेंगे हम, कंसिडर करेंगे डिवाइडेड बाय 2, और cos फाई का मतलब ये साइन का फंक्शन है और ये भी साइन का फंक्शन है, तो इसमें जो एडिशनल फेज है वो इन दोनों का फेज डिफरेंस है जो कि पाई बाई 3 है, cos फाई बाई 3 का मतलब होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो गए सब, 200 डिवाइडेड बाई 4 यानी 50 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इन एसी जनरेटर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टन्स ईच हैविंग एरिया दिस इज रोटेटेड एट दिस, इसका ओमेगा आपको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ आता है किसी, जब कोई कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो N का वैल्यू कितना है 100 है, B का वैल्यू जो है वो हमारा है 3 टेस्ला, और एरिया जो है इसका वो हमको गिवन है एरिया 14 इंटू 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर, और ओमेगा के लिए हमको दिया 36 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 36 रिवोल्यूशन पर मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे पाई डिवाइडेड बाय 30 से, तो ये हमारा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पाई के लिए आप वैल्यू 22/7 यूज करोगे तो ये इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरड, सब कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ सबको। If the current is in phase, the EMF, the amplitude of the current in the circuit is this, the value of X is, ठीक है, X का वैल्यू हमको फाइंड करना है, current is in phase with the EMF, okay, magnetic series with the 220 volts, if the current is in phase with the EMF, देखिए इसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों कंपोनेंट है, फिर भी बोल रहा है कि करंट है वो वोल्टेज के फेज में है, इसका मतलब इससे हमको हिंट मिल रहा है कि ये जो सर्किट है हमारा रेजोनेंस में है। ठीक है, तो रेजोनेंस में सर्किट है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड लिख सकते हैं, और वी नॉट अपॉन जेड का मतलब वी नॉट अपॉन आर हो गया, क्योंकि ये तो फेज सेम फेज में है, मतलब सर्किट हमारा रेजोनेंस में है। ठीक है, तो वी नॉट का वैल्यू हम यहां से पकड़ लेंगे, ये रहा 220 वोल्ट, अच्छा एक सेकंड, सीरीज विद 220 वोल्ट सोर्स, मतलब ये आरएमएस वैल्यू है इसका, और हमको पूछा क्या है द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, तो हमको इसको वी नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी नॉट होता 220 इंटू √2। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है, ये आरएमएस वैल्यू दिया हुआ, कुछ नहीं बोला, मतलब ये आरएमएस वैल्यू है, और आर का मतलब क्या 20, तो ये हो गया हमारा 20, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 11√2। ठीक है, अब इसने क्या बोला है √x एम्पियर है, तो इसको पूरे को रूट में डाल देते हैं अपन, है ना, तो 11 मतलब 121 इंटू 2, इस पूरे का 121 इंटू √2,
पूरे का रूट लगा देते हैं 121, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा 242 स्क्वायर रूट एम्पियर, यानी एक्स का वैल्यू जो हमारा 242 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सीरीज एलसीआर सर्किट है, कनेक्टेड एसी सोर्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमको गिवन है एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी गिवन है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट हमको फाइंड करना, तो पावर फैक्टर के लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे cos phi दैट इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। XL और XC का जो डिफरेंस है, ये 130 है, ये 70 है, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 130 का मॉड डिवाइडेड बाय R। के बारे में क्या बोला है देखते हैं। R डायरेक्टली गिवन है हमको, R 80 दिया हुआ हमको, ठीक है, तो ये हो गया 80, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो 170 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 80, ये कैंसिल हो गया, और ये है वास्तव में x अपॉन 10, इसको बोला है ये x अपॉन 10, तो x का वैल्यू यहां से वास्तव में हमको कितना मिलेगा 60 डिवाइडेड बाय 8, और x का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रहा, कुछ देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ डायरेक्टली, ओके दिस इज नॉट cos phi, वास्तव में दिस इज द tan phi, ठीक है, तो ये cos phi नहीं है तो tan phi है, ठीक है, तो tan phi वास्तव में हमको मिल रहा है 3/4, तो यहां से हमको cos phi मिल जाएगा, cos phi जो मिलेगा वो मिलेगा 3/5, ठीक है। ये tan phi का फॉर्मूला, cos phi का फॉर्मूला नहीं है, वो cos phi का फॉर्मूला तो XL माइनस XC, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ये tan phi है, हाँ ये tan phi है, cos phi समथिंग R अपॉन Z ऐसा कुछ है ना, R अपॉन Z ऐसा कुछ cos phi होता है, ठीक है। तो ये तो tan phi 3/4 है, cos phi हमको 3/5 मिल गया, तो इसको हम इक्वल कर देंगे किसके, x अपॉन 10 के, तो यहां से हमारा x का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा 6, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। An inductor of inductance 2 microhenry is connected in series with a resistance, a variable capacitor and an AC source. Capacitor यहाँ variable है, ये हमको देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी 7 किलो हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी जो है 7 into 10 power 3 हर्ट्ज है। The value of capacitance for which the maximum current is drawn into the circuit, अच्छा मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना सर्किट से, तो आपको रेजोनेंस यहाँ सेटअप करना पड़ेगा, यानी XL इज इक्वल टू XC, आपको ये वाला कंडीशन रखना पड़ेगा, तो पावर आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से कैपेसिटी इस XL को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम डायरेक्ट ओमेगा को लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√LC, तो ये हो जाएगा 4πf² इज इक्वल टू 1/LC, ठीक है। हमको वैल्यू किसका दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 4π² नॉट पाई इंटू f² इज 7 किलो हर्ट्ज, यानी 7 into 10 power 3, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/, इनमें से एक का वैल्यू हमको गिवन रहेगा, L और C में से गिवन होगा, देखते हैं 2 माइक्रो हेनरी है, तो ये हो गया 2 into 10 power -6, और यहां से हमको क्या मिलेगा, कैपेसिटर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है सीरीज LCR सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ R, XL एंड XC, द इनपुट वोल्टेज गिवन है हमको, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट, करंट के एम्पलीट्यूड के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, V0 डिवाइडेड बाय Z, XL है और XC सब कुछ है, तो V0 का मतलब हो गया यहाँ पे, यहां से उठाएंगे हम 2500, ये हमारा V0 है, और Z का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ R² 80 प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, XL 40 है, XC 40 है, XL 100 है, तो ये हो जाएगा 60 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 100, 80 और 60 को जोड़ दें 90 डिग्री पे तो 100 आ जाता है, तो ये कैंसिल होकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 एम्पियर, ये हमारा आंसर है। 6 देखते हैं, कनेक्टेड टू ए सोर्स, द करंट सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस गिवन है हमको, और XL गिवन है, और कैपेसिटर का वैल्यू फाइंड करना है, विच द एनर्जी सप्लाइड विल बी, मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी सप्लाइड विल बी। सीरीज LCR सर्किट है, कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, द सर्किट कंटेन्स ए रेजिस्टेंस R दिया है 100 हमको, एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का वैल्यू गिवन है हमको 79.6 ओम। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर नीडेड टू मैक्सिमाइज द एवरेज रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड, ओके, यानी मैक्सिमम रेट पे एनर्जी सप्लाई करनी है, मतलब पावर मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम सप्लाई हो रहा है, मतलब सर्किट रेजोनेंस में है, तो वही हमको कंडीशन यूज करनी है।
कि एक्सएल जो है तो वो एक्ससी के इक्वल होगा, एक्सएल एक्ससी के इक्वल होगा, यानी हमको सी का वैल्यू फाइंड करना है तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। और ओमेगा का वैल्यू हमको गिवन है क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। एल का वैल्यू हमको गिवन है। अच्छा, हमको एक्सएल गिवन है, तो एक्सएल गिवन है तो एक्सएल से हम ओमेगा एल करके हम क्या निकाल लेंगे, इसका एल का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज एक्सएल अपॉन ओमेगा। ये हो जाएगा एक्सएल अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो एक्सएल का वैल्यू हम यहाँ पे 79 यूज करेंगे, ओमेगा एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा यहाँ से लिखे, यहाँ से सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। एनएलसीआर सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ, सी का वैल्यू 62.5 नैनोफैरड है एंड रेजिस्टेंस है 50 ओम, कनेक्टेड टू ऐसे सोर्स, फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 2 किलोहर्ट्ज। ओके, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको करंट का, तो आपको क्या करना है, रेजोनेंस में रखना सर्किट को, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी वाला कंडीशन आपको रखना पड़ेगा सर्किट में। और आपको किसका वैल्यू चाहिए अभी, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब आप इसको लिख सकते हैं एल सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, तो एल का वैल्यू आ जाएगा 1/C इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं किस किस का वैल्यू हमको गिवन है। हमको गिवन है कैपेसिटर का वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/C 62.5 इंटू 10⁻⁹ क्योंकि ये नैनोफैरड में है, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा का मतलब हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, एल का वैल्यू आ गया। पाई स्क्वायर 10 यूज कर लेंगे हम उसमें। देखिए इस क्वेश्चन में एक सर्किट गिवन है, हमको एक रेजिस्टर दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, और हमको पूछा गया द रेशियो ऑफ द क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1/R√L/C, और जो बैंडविड्थ है इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या होता है, बैंडविड्थ जो कि R/L। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला है। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे। पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, नहीं पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/R का मतलब हो गया है 10 और स्क्वायर रूट ऑफ L कितना है इसका 3, और ये है 27 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा 9 टाइम्स, और ये हुआ 10⁻³ मतलब 10⁻² डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। ओके, और बैंडविड्थ जब हम इसका फाइंड करेंगे, R का वैल्यू 10 है और L का वैल्यू 3 है, तो ये तो 10/3 हो गया। ठीक है, अब हमको रेशियो फाइंड करना क्वालिटी फैक्टर टू बैंडविड्थ, तो Q अपॉन बैंडविड्थ हमको ये फाइंड करना, Q अपॉन बैंडविड्थ, तो क्वालिटी फैक्टर है 100/3 और बैंडविड्थ जो है हमारा कितना है 10/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट का फंक्शन हमको गिवन है और इसका आरएमएस वैल्यू पूछा गया है, तो आरएमएस के लिए हम ऐसे डेफिनेशन यूज कर लेंगे आरएमएस की। वास्तव में ये क्या होता है, आई स्क्वायर का एवरेज और फिर इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो वास्तव में पहले हम आई स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका फंक्शन का स्क्वायर होगा 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 56 इंटू साइन 100πt प्लस π/3, और फिर एक टर्म और आएगी इसमें, दैट इज 2ab 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 56 इंटू साइन 100πt प्लस π/3। ठीक है, तो ये वास्तव में आई स्क्वायर हो गया। अब इसका एवरेज वैल्यू देखेंगे, 36 का एवरेज 36 ही होगा, इसका एवरेज है वो 0 हो जाएगा। एक साइकिल में इसका एवरेज साइन कॉस का जो भी फंक्शन है उनका एवरेज 0 है, और अच्छा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको ना, इसका एवरेज इनफैक्ट 0 है, ये साइन का फंक्शन है, ये साइन स्क्वायर का फंक्शन है, तो इसका एवरेज हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया वास्तव में 36, इसका एवरेज वैल्यू जब हम निकालेंगे आई स्क्वायर का, ये हो जाएगा 36 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2 इज 28, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5 6 64 आ जाएगा। ये आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आ गया हमारे पास 64। तो जो हमारा आई आर एम एस है ये वास्तव में है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमको गिवन है, अप्लाई टू द कैपेसिटर ओनली, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज। तो आई आर एम एस हमको फाइंड करना है कैपेसिटर में, तो आप इसको लिख सकते हो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई ओनली कैपेसिटर है, तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम यूज करेंगे दैट इज एक्सी।
ओके, तो VRMS यहाँ से हम उठा लेंगे, दिस 110 and root 2 divided by this is V naught and not VRMS. Now this is VRMS if you divide it by root 2, and XC is omega 1 upon omega C. 1 upon omega C means this is 1 upon omega C. Omega is 100, this is 100, and C is 2 microfarad. This is 2 into 10 power minus 6. तो ये हमारा आंसर है, इसको मिली एम्पियर में रिपोर्ट करना आंसर को, तो ये तो कैंसिल हो गया है और ये हो जाएगा 11 इंटू 2 22, ये हो गया 22 और ये 10 पावर माइनस 6 है तो ये हो गया 10 पावर माइनस 4, ये हो गया 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 का मतलब हो गया मिली एम्पियर, यही 22 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो XC का वैल्यू है 4√3 और रेजिस्टर जो है उसका वैल्यू हमको गिवन है 4 ओम और बोला कि सीरीज में कनेक्टेड है दोनों, कैपेसिटर और ये सीरीज में कनेक्टेड है। सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 8√2 यानी V नॉट है 8 into √2 वोल्ट। पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज, सर्किट में कितना पावर है वो डिसिपेट हो रहा है ये हमको फाइंड करना। तो पावर डिसिपेट हम कैसे निकाल सकते हैं इसका, पावर डिसिपेट जो है P एवरेज जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos phi। ये वास्तव में एवरेज पावर डिसिपेट का फॉर्मूला, एवरेज पावर कितना डिसिपेट हो रहा है सर्किट में। तो V नॉट हमको गिवन है 8√2, I नॉट हम निकाल लेंगे यहाँ से क्योंकि हमारे पास R है और XC है तो इसका Z निकाल के रख लेते हैं पहले हमने। इसका Z क्या निकालेंगे, इसका 4 and 4√3 स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा वास्तव में 16 प्लस 48 64 एंड रूट ऑफ 64 इज 8 ओम इसका Z है। ठीक है, तो हम I नोट को क्या लिख सकते हैं, I नोट को लिख सकते हैं 2 अपनी जगह है, I नोट को हम लिख सकते हैं I नोट को हम लिख सकते हैं V नोट अपॉन Z और V नोट वही है 8√2 डिवाइडेड बाई Z का मतलब है हमारा 8। ओके, अब बात करते हैं cos phi की। तो cos phi यहाँ पे क्या है हमारा पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज। तो cos phi के लिए हम cos phi यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, वापस phi निकाल लेते हैं यहाँ से, 10 phi से हम phi निकाल लेंगे। 10 phi बराबर क्या होगा XC अपॉन R यानी 4√3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा phi का वैल्यू 60 डिग्री और cos phi हो जाएगा 1/2। तो ये cos phi का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1/2 लिख रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली, ये 2 कैंसिल हो गए इससे, ये 8 कैंसिल हो गया, 4 एम्पियर 4 वाट हमारा आंसर आ जाएगा ना, पावर है तो वाट में हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है एसी सोर्स इज कनेक्टेड इज गिवन LRC सर्किट, RMS पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरड। 20 माइक्रोफैरड में कितना पोटेंशियल डिसिपेट ड्रॉप हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका सबका पहले रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ 300, इनका रिएक्टेंस फाइंड कर लेते हैं ना, XC और XL का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। XL जो है हमारा क्या है ओमेगा इंटू L और ओमेगा जो है कितना है वो 100 है और L का वैल्यू है हमारा 1, तो ये तो 100 ओम ही हो जाएगा। और एक हम XC फाइंड कर लेते हैं, XC का वैल्यू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा C मतलब ओमेगा 100 है और C का वैल्यू जो है वो 20 माइक्रोफैरड है, तो ये जगह 20 इंटू माइक्रो मतलब 10 पावर 6 ऊपर लिख देता हूं। तो ये हो गया 10 पावर 4 10 पावर 3 1000 डिवाइडेड बाय 500 ओम आ जाएगा है ना, इसका वैल्यू आ गया 500 ओम। और RMS पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना किस पे, अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस जो तो फाइंड करना है। तो सीरीज में लगे हुए हैं तो हम इसका करंट निकाल लेते हैं, I नॉट या IRMS निकाल लेते हैं। इसमें IRMS का वैल्यू आ जाएगा दैट इज VRMS 50√2, ये VRMS है, यहाँ से निकालेंगे, दिस इज V नॉट नॉट VRMS। तो मैं इसका IRMS निकालूंगा तो ये आ गया हमारा VRMS, √2 से डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाई Z। तो Z का मतलब हो गया, Z का वैल्यू है XL माइनस XC 400 300, इनको ऐड करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 500 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, XL और XC को ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो 400 हो जाएगा और फिर 90 डिग्री पे 300 ऐड करेंगे तो वापस 500 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 500 का मतलब हो गया 1/10। ये IRMS आ गया इस सर्किट का। अब VRMS अक्रॉस द क्या फाइंड करना हमको, VRMS अक्रॉस द
कैपेसिटर, तो ये आ जाएगा IRMS इंटू XC। तो IRMS 1/10 है और XC का वैल्यू जो है हमारा वो 500 है, तो ये हो जाएगा 50, इसका आंसर आ जाएगा ना 50 वोल्ट। नेक्स्ट है सीरीज LCR सर्किट की बात हो रही है, जिसमें सबके वैल्यू हमको गिवन है। अक्रॉस AC सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट वुड बी, तो पावर फैक्टर के लिए सीधा आप cos फाई लिख सकते हैं। cos फाई इज इक्वल टू cos फाई का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं R/Z। ये cos फाई का फॉर्मूला, तो R का वैल्यू कितना है यहाँ पे, R का वैल्यू है हमारा 10 और Z को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। XL माइनस XC का मतलब हो गया है, XL मतलब होता है ओमेगा L, ओमेगा का मतलब है 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 100 पाई ओमेगा हो गया 100 पाई इंटू L, 100 अपॉन पाई मिली, 100 अपॉन पाई मिली, 100 अपॉन पाई मिली हेनरी है, तो मैं 10 पावर 3 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और माइनस XC जो होगा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार XC को अलग से, 1 अपॉन ओमेगा मतलब 100 पाई इंटू C 10 पावर माइनस 3 अपॉन पाई, ये पाई से पाई कट गया है और ये आ गया 10 इसका वैल्यू। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी वास्तव में 10 आ जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा। ये पावर फैक्टर आ गया इसका, रेजोनेंस में सर्किट दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स अप पावर एट 2.3 किलोवाट वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ये प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज वैल्यू यानी इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है और ये आपको आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, यानी V2 जो है वो हमको दिया हुआ है 230 वोल्ट। और इसका जो एफिशिएंसी है वो हमको 90% दिया गया है, तो एफिशिएंसी 90। और पावर के बारे में कुछ बोला है, देखते हैं। ये किलोवोल्ट है इनपुट पावर है और V आउटपुट, द आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट 230 वोल्ट, इसका मतलब V2 हो गया 230 वोल्ट, ठीक है। द करंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 5 एम्पियर, यानी I1 जो है वो है 5 एम्पियर, ओके। I1 5 एम्पियर है और P1 यानी प्राइमरी कॉइल का पावर हमको दिया गया है, नॉट P1, हमको गिवन है V1 हमको गिवन है, V1 हमको कितना गिवन है, V1 का वैल्यू दिया गया 2.3 किलोवाट, V1 भी हमको गिवन है, V1 जो है वो 2.3 kV, आप इसको लिख सकते हो 2300 वोल्ट, ठीक है। V1 है V2 है, यानी P इनपुट हम निकाल सकते हैं इसका ना, P इनपुट कितना होगा, P इनपुट जो होगा V1 इंटू I1, ये इसका P इनपुट हो गया। और P आउटपुट जो है वो वास्तव में इसका 90% है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी 90% दिया हुआ, तो इसको आप लिख सकते हो 9/10 V1 I1, ठीक है। तो ये आउटपुट पावर है। अब हमको क्या करना है, आउटपुट प्राइमरी इज गिवन, देन द आउटपुट करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, आउटपुट करंट निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हो V आउटपुट, P आउटपुट को आप दूसरे टर्म्स में क्या लिख सकते हो, V आउटपुट स्क्वायर अपॉन R, लेकिन हमको V आउटपुट, हाँ V आउटपुट हमको गिवन है, V2 हमको गिवन है और V आउटपुट हमको गिवन है और I आउटपुट हमको निकालना है, तो I और V के टर्म में ही लिख सकते हैं इसको, V आउटपुट इंटू I आउटपुट, ठीक है। पावर आउटपुट को हम लिख सकते हैं V आउटपुट इंटू I आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको V इनपुट का वैल्यू गिवन है, V इनपुट का वैल्यू कितना है 2300 और I इनपुट का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, और ये 10 को मैं इधर ले आता हूँ, तो 10 इंटू V2 का जो वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज ये है 230 वोल्ट, 230 और ये हमारा I2 है, तो यहां से हम ये I2 कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर गिवन सीरीज LCR सर्किट, कोई सीरीज LCR सर्किट हमको गिवन है और उसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको 25 नैनोफैरेड पे सेट किया हुआ है, यानी कैपेसिटर का वैल्यू है 25 नैनोफैरेड यानी 10 पावर माइनस 9 फैरेड, और रजिस्टर है 20 ओम का, नॉट 20 200 ओम का, एंड एक इंडक्टर है 100 मिली हेनरी -3 हेनरी, ठीक है। अब बोला है कि इंडक्टर बीइंग यूज्ड टू गिवन द सर्किट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्सेज, इंडक्टर इज बीइंग यूज्ड इन द गिवन सर्किट, ओके। कंडीशन दी गई कि मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन, मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन मतलब ये सर्किट हमारा रेजोनेंस में ऑलरेडी, तो रेजोनेंस में होने का मतलब हो गया
कि आप ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हो 1/LC, ये आपको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको क्या फाइंड करना है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है, ठीक है, हर्ट्ज के यूनिट्स में। तो इसको आप लिख सकते हैं 4π² एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो एफ स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा, एफ स्क्वायर मिलेगा तो एफ ही मिल जाएगा, दैट इज 1/4π²। और पाई स्क्वायर के बारे में क्या बोला है कि आप इसको 10 लिख सकते हो, ठीक है, इसको 10 यूज कर लेंगे हम। और L इंटू सी, L है 10⁻⁻1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻1 आएगा। और C जो है 25 इंटू 10⁻⁹, 25 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये आपका एफ स्क्वायर आ जाएगा। ये 10 की वैल्यू, पाई का भी वैल्यू आप 10 यूज करोगे, इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो आपको एफ का वैल्यू मिल जाएगा।